Good morning, one and all. I'm Dr. Kiran Deshwal, Assistant Professor English. In this video lecture, I will teach you the poem A Prayer for My Daughter, composed by W.B. Yeats. जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया कि ये कविता जो है 1919 में लिखी गई और 1921 में प्रकाशित हुई माइकल रॉबर्ट्स और डांसर संग्रह में। इस कविता में कवि जो है अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करता है। तो हमने देखा कि व्हेन द पोएम स्टार्ट्स देयर इज स्टॉर्म हाउलिंग, जब कविता शुरू होती है तो तूफान की गर्जना हो रही होती है। एंड द पोइट इज एंशियस अबाउट द फ्यूचर ऑफ हिज डॉटर, और कवि जो है अपनी बेटी के भविष्य के लिए चिंतित है। एंड ही प्रेज फॉर हिज डॉटर टू गॉड, ही वॉक्स एंड प्रेज फॉर एन आवर, वो घूमता है, प्रार्थना करता है, 1 घंटे से वो भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है। और वो प्रार्थना की शुरुआत कहाँ से करता है? वो कहता है कि सबसे पहले वो मेरी बेटी है, तो सबसे पहले मेरी बेटी खूबसूरत होनी चाहिए, पर वो एक हद तक ही खूबसूरत होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा खूबसूरती उसे घमंडी बना देगी। तो हम आगे चलते हैं। हेलन बीइंग चोजन फाउंड लाइफ फ्लैट एंड डल, यहाँ पे कवि हेलन का रेफरेंस हमें देते हैं। और जब भी किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का रेफरेंस आता है तो उसे हिस्टोरिकल रेफरेंस कहते हैं। इतिहास में एक घटना है कि हेलन जो है वो पेरिस के साथ भाग के आ जाती है। ट्रॉय का जो राजकुमार होता है पेरिस, तो उसके कारण ट्रॉय का युद्ध होता है और ट्रॉय के युद्ध में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। उस युद्ध का होना हेलन की बेवकूफ़ी का परिणाम होता है। हेलन ने बेवकूफ़ी करी, शादीशुदा होते हुए भी वो पेरिस के साथ भाग के चली जाती है। हेलन बहुत खूबसूरत होती है पर उसमें दिमाग नहीं होता है और उस वजह से बहुत से लोगों को जान गंवानी पड़ती है। इसलिए कवि कहता है कि हेलन जो बेहद खूबसूरत थी, बीइंग चूजन फाउंड लाइफ फ्लैट एंड डल, जिस हेलन को जिसने चुना, हेलन उसके साथ अपनी ज़िंदगी को फ्लैट और डल महसूस करती थी, क्योंकि उसके घर वालों ने उसकी शादी जिससे करी थी वो एक बुढ़ा राजा होता है। एंड लेटर, बाद में वो क्या करती है, हैड मच ट्रबल, उससे भी ज़्यादा वो परेशान होती है, क्योंकि वो पेरिस राजकुमार, ट्रॉय का जो राजकुमार होता है उसके साथ भाग के चली जाती है, जो कि बेवकूफ़ होता है। ट्रबल फ्रॉम ए फूल, पेरिस जैसे बेवकूफ़ के साथ भाग के वो अपनी ज़िंदगी को और उसकी ज़िंदगी को दांव पे लगा देती है। पेरिस को फूल इसलिए कहा गया है कि उसने किसी की विवाहिता स्त्री को भगा के लाने का साहस किया। वाइल दैट ग्रेट क्वीन, जबकि वो महान रानी जो है, ये क्वीन वीनस के लिए कहा गया है, वीनस द गॉडेज ऑफ नॉलेज, दैट रोज आउट ऑफ द स्प्रे, जो झाग पे बैठी हुई है, जैसे हमारे लक्ष्मी जी कमल पे बैठी हुई होती हैं। बीइंग फादरलेस, उसके फादर नहीं होते हैं। कुड हैव हर वे, तो बिना बाप की बच्ची अपना बहुत अच्छा रास्ता बना सकती थी, पर उसने भी दिमाग का प्रयोग नहीं किया। Yet choose a bandy lashed Smith for man, for husband, एज ए हस्बैंड उसने एक बैंडी लेस्ड यानी लंगड़े पाँव वाले, स्मिथ यानी लोहार, लंगड़े पाँव वाले लोहार से उसने शादी कर ली और अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली। तो ये दोनों औरतें बहुत खूबसूरत थी, वो चाहती तो अपने लिए बहुत ही खूबसूरत लड़का चुन सकती थी, पर उन्होंने दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि ये कहते हैं कि खूबसूरत स्त्रियों में दिमाग नहीं होता है। तो इसलिए कवि कहता है कि इट्स सर्टेन, इसलिए ये निश्चित हो जाता है, दैट फाइन वुमेन मीन्स ब्यूटीफुल वुमेन, दैट ब्यूटीफुल वुमेन, खूबसूरत औरतें जो हैं, ईट ए क्रेजी सैलेड, एक बहुत ही पागलपंथी वाला सैलेड खाती हैं, विद दियर मीट, अपने खाने के साथ, इसीलिए उनका दिमाग काम नहीं करता है। वेयर बाय, इसलिए वो क्या करती हैं, एज ए रिजल्ट द हॉर्न ऑफ प्लेंटी, द वेल्थ, वो ऐशो आराम जो उनको मिल सकता है, इज अनडन, वो ख़त्म हो जाता है। फिर कवि कहता है इन कर्टसी, मेरी बेटी को ब्यूटी तो चाहिए ही चाहिए, कर्टसी भी चाहिए। कर्टसी का मतलब शिष्टाचार, मेरी बेटी में शिष्टाचार भी होना चाहिए, क्योंकि बिना शिष्टाचार के एक मनुष्य जो है वो मूर्ख होता है। इन कर्टसी आई वुड हैव हर चीफली लर्नेड, और मैं चाहता हूँ कर्टसी, शिष्टाचार तो मुख्यतः उसमें बहुत ज़्यादा हो। हर्ट्स आर नॉट हैड एज ए गिफ्ट बट हर्ट्स आर अर्नड, इस शिष्टाचार जो है वो हमें एक गिफ्ट के रूप में नहीं मिलता है, ये हमें हमारे दिल में
पैदा करना पड़ता है, बट हर्ट्स आर अर्नड, हमें ये पैदा करना पड़ती है ये चीज़। बाय दोज दैट आर नॉट एंटायरली ब्यूटीफुल, आप कभी भी देख लेना, जो बहुत खूबसूरत होते हैं वो घमंडी होते हैं, जो कम खूबसूरत होते हैं नॉट एंटायरली ब्यूटीफुल, जो एवरेज होते हैं। इसीलिए उसने कहा है कि मेरी बेटी ज़्यादा खूबसूरत नहीं होए, क्योंकि ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी तो वो पगला जाएगी, वो एवरेज खूबसूरत होनी चाहिए। और वो नॉट एंटायरली ब्यूटीफुल, पूरी तरह से अगर वो खूबसूरत नहीं होगी तो उसमें तभी उसमें शिष्टाचार पनप सकता है। Yet many that have played the fool for beauty's very self, क्योंकि खूबसूरती के चलते बहुत से लोग मूर्ख बन जाते हैं। Had charm made wise, पर ये जो खूबसूरती है, शिष्टाचार की जो खूबसूरती है, वो उसे वाइज बनाएगी, बुद्धिमान बनाएगी। And many a poor man that had loved, loved and thought himself beloved, और बहुत से लोग उसे पसंद करेंगे, उसे चाहेंगे। फ्रॉम ए ग्लैड काइंडनेस कैन नॉट टेक हिज आइज, और दयालुता जो उसमें होगी, लोगों की उससे नज़रें नहीं हटेंगी। मे सी बिकम ए फ्लोरिशिंग हिडन ट्री, यहाँ पे कवि जो है फ्लोरिशिंग हिडन ट्री का नाम लेता है, तो कहता है कि मेरी बेटी एक फ्लोरिशिंग हिडन ट्री बने, एक सदाबहार पेड़ बने। एक सदाबहार पेड़ जो होता है उसके हमेशा फूल आते हैं, हमेशा हरा भरा रहता है, उसमें कभी पतझड़ नहीं आता, वो कभी सूखता नहीं, कभी मुरझाता नहीं। तो मेरी बेटी एक सदाबहार हरे भरे पेड़ की तरह रहे। लॉरेल का जो पेड़ होता है वो माना जाता है कि लॉरेल ट्री जो है वो कभी भी सूखता नहीं है। दैट ऑल हर थॉट्स में लाइक द लिनेट बी, लिनेट एक पक्षी होता है, बी यानी बर्ड, लिनेट यानी लिनेट नाम का एक छोटी चिड़िया होती है जो हमेशा गुनगुनाती रहती है, वो चिड़िया हमेशा चहकती रहती है, उस चिड़िया की चहचहाट कभी ख़त्म नहीं होती। तो कवि चाहता है कि उसकी बेटी हमेशा चहकती रहे। लाइक द लिनेट बी में यहाँ पे सिमिली है कि मेरी बेटी जो है लाइक द लिनेट बी, लिनेट पक्षी की तरह मेरी बेटी हमेशा चहकती रहे। एंड हैव नो बिजनेस, लिनेट का कोई काम नहीं होता है, लिनेट पक्षी जो है उसका काम होता है बट डिस्पेंसिंग, डिस्पेंसिंग मीन्स उड़ेलना, बिखेरना, बिखेरता रहता है, राउंड यानी चारों तरफ, डिस्पेंसिंग राउंड, चारों तरफ बिखेरे, उंडेले। दियर मैग्नेनिमिटीज ऑफ साउंड, उनके साउंड यानी आवाज़, उनकी आवाज़ में जो चहक है, जो मधुरता है, जो उनकी आवाज़ की जो मिठास है वो चारों तरफ फैलाती रहे। नोर बट इन मैरीमेंट बिगिन ए चेस, मेरी बेटी जो है कभी मजाक में भी लड़ाई नहीं करे। नोर बट इन मैरीमेंट ए क्वेल, मजाक में भी वो झगड़ा नहीं करे, अगर वो झगड़ा या लड़ाई करे तो सिर्फ मजाक में। ओ मे सी लिव लाइक सम ग्रीन लॉरेल, अगेन वी हैव सिमिली हेयर, कवि जब किसी की तुलना करता है किसी चीज़ से, लाइक और एस लगा के, तो वहाँ पे सिमिली होता है। तो यहाँ पे सिमिली है कि ओ मे सी लिव लाइक सम ग्रीन लॉरेल, वो किसी ग्रीन लॉरेल की तरह बड़े। रूटेड इन वन डियर परपेचुअल प्लेस, लॉरेल पेड़ जो है वो एक ही जगह पे जड़ जमाए रहता है, वो यहाँ वहाँ नहीं जाता, तो मेरी बेटी एक ही जगह पे समृद्धि फैलाए। आगे कवि अपनी दास्तां बयां करता है। कवि कहता है, यहाँ पे सीधा रेफरेंस, इनडायरेक्टली रेफरेंस जो है वो मोडगोन को है। कवि कहता है कि माई माइंड, मेरा जो दिमाग है, बिकॉज द माइंड्स दैट आई हैव लव्ड, उन लोगों के दिमाग से जिनसे कि मैंने प्यार किया। द सॉर्ट ऑफ ब्यूटी दैट आई हैव अप्रूव्ड, वो खूबसूरती जिसकी कि मैंने प्रशंसा की थी। तो कवि ने किसको चाहा था? मोडगोन को। कवि ने मोडगोन की प्रशंसा करी थी, बट मोडगोन ने बार बार कवि के विवाह के प्रपोजल को ठुकराया और अपने लिए गलत फैसला उसने किया। इसलिए कवि कहता है, इस तरह से उसने अपने हॉर्न ऑफ प्लेंटी को अनडन कर दिया, अपनी प्रॉस्पेरिटी को खुद के ही हाथों ख़त्म कर दिया। इसलिए कवि कहता है, इसलिए मोडगोन जो है प्रॉस्पर, हालांकि वो समृद्ध हुई, बट लिटिल, लिटिल तो मतलब जीरो है, ए लिटिल द लिटिल भी नहीं है, लिटिल मतलब बहुत ही कम। हैज़ ड्राइड अप ऑफ लेट, और वो फिर सूख गई, मतलब मोडगोन जो है वो समृद्ध नहीं हुई। येट नोज दैट टू बी चॉक्ड विद हेट, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी का अपनी प्रॉस्पेरिटी का खात्मा किससे कर लिया? नफ़रत से।
इसलिए कवि कहता है मे वेल बी ऑफ ऑल इविल चांसेस चीफ, मे वेल बी ऑफ ऑल इविल चांसेस चीफ। नफरत जो होती है वो सभी बुराइयों की जड़ होती है, सभी बुराइयों में महान होती है। अगर आप किसी से नफरत करना शुरू करेंगे तो आप में जेलसी आएगी, आप में एंगर आएगा, आप में सस्पिशन आएगा, बहुत सारे इविल्स आपके अंदर आ जाएंगे। और इफ़ देर इज़ नो हेटर्ड इन ए माइंड, अगर आपके दिमाग में किसी के भी प्रति नफरत नहीं है, अजल्ट एंड बैटरी ऑफ द विंड, तो आपके खिलाफ कितने भी कोई आरोप प्रत्यारोप करे, कैन नेवर टीयर द लीनेट फ्रॉम द लीफ, उस लीनेट पक्षी की खुशहाली को, उसकी प्रॉस्पेरिटी को, उसकी समृद्धि को ख़त्म नहीं कर सकते। लीनेट पक्षी को उस लॉरेल ट्री से कोई अलग नहीं कर सकता। तो लीनेट पक्षी हमेशा चहकता रहता है, वैसे ही मेरी बेटी हमेशा चहकती रहे, क्योंकि उसके मन में सदा प्रेम रहे, सदा शिष्टाचार रहे। अगर उसके मन में किसी के भी प्रति नफरत होगी तो वो अपने सद्गुणों को भूल जाएगी और उसमें दुर्गुण पनप जाएंगे। एक तरह से द पोइट वॉन्ट्स टू से दैट देयर शुड बी नो वाइस इन माई डॉटर, मेरी बेटी में कोई भी दुर्गुण नहीं रहे। कवि कहते हैं एन इंटेलेक्चुअल हैटर्ड इज द वर्स्ट। इंटेलेक्चुअल हैटर्ड जो होती है, बुद्धिमान लोग जो नफरत करते हैं, बुद्धिमत्ता वाली जो नफरत होती है वो वर्स्ट होती है। विचारों की जो नफरत होती है, आप एक दूसरे के विचारों में जब सामंजस्य नहीं बना पाते हैं तो वो जो हैटर्ड है वो वर्स्ट होती है। सो लेट हर थिंक ओपिनियंस आर अकर्स्ड, ऐसे में एक दूसरे के विचारों को, मेरी बेटी को ये पता चले कि विचार जो हैं वो अकस्ट किए जाते हैं। अगर आपके विचार गलत हैं तो उनकी निंदा होगी। हैव आई नॉट सीन द लवलीस्ट वूमेन, अगेन यहाँ पे जो है मोडगोन को रेफरेंस है कि मैंने खुद ने नहीं देखा क्या, मेरे को खुद को एक्सपीरियंस है कि मोडगोन जो है वो द लवलीस्ट वुमेन बोर्न, बहुत ही खूबसूरत औरत थी, बहुत ही प्यारी औरत थी। आउट ऑफ द माउथ ऑफ प्लेंटीज होन, एक अच्छे खासे धन दौलत वाले घर में वो पैदा हुई थी। माउथ ऑफ प्लेंटीज होन मतलब मुंह में चांदी की चम्मच लेके वो पैदा हुई थी। पर क्या था, उसके दिमाग में नफरत थी, उसके विचार बटे हुए थे। बिकॉज ऑफ हर ओपिनियटेड माइंड, अपने बटे हुए दिमाग के कारण उसकी कवि से कभी नहीं बनी और कभी भी उसने कवि के प्रपोजल को स्वीकार नहीं किया। तो उसने क्या किया, बार्टर दैट हॉर्न एंड एवरी गुड, हर कुछ वो चीज़ जो उसके साथ अच्छी हो सकती थी उसने उसका खात्मा कर दिया। बाई क्वाइट नेचर्स अंडरस्टूड फॉर एन ओल्ड बेलोज फुल ऑफ एंग्री विंड, उस घृणा की, उस गुस्से की नींद में उसने अपना सब खत्म कर दिया। An intellectual hatred is the worst, so let her think opinions are accursed. Have I not seen the loveliest woman born out of the mouth of plenty's horn? Because of her opinionated mind, barter the horn and every good by quiet natures understood for an old bellows full of angry wind. गुस्से में आके उसने अपना सब कुछ उसके साथ अच्छा हो सकता था सब खत्म कर दिया मोडगोन ने। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के साथ भी ऐसा हो। कंसिडरिंग दैट, ये सब दिमाग में रखते हुए, इस सब अनुभव को देखते हुए, ऑल हैटर्ड ड्राइवन हैंड्स, मैं चाहता हूँ मेरी बेटी में किसी तरह की कोई घृणा नहीं रहे। और जब ड्राइवन हैंड्स, जब हैटर्ड आपके दिमाग से चली जाती है, आपके दिल से चली जाती है नफरत, द सोल रिकवर्स रेडिकल इनोसेंस, तो आपकी आत्मा जो है इनोसेंट हो जाती है, बहुत निर्दोष आप हो जाते हो, बच्चे के जैसे आप हो जाते हो। एंड लर्न्स एट लास्ट दैट इट इज़ सेल्फ डिलाइटिंग, और वो जो निर्दोषपन होता है, वो जो सीधापन भोलापन होता है, वो सेल्फ डिलाइटिंग होता है। आप खुद उससे बिल्कुल प्रसन्न चित्त रहते हैं। सेल्फ अपीजिंग, वो खुद को खुश करने वाला होता है। सेल्फ फ्राइटनिंग, आप खुद बुरी गलत कामों से डरने लगते हैं। एंड दैट इट्स ऑन स्वीट विल इज हेवंस विल, और फिर उस प्राणी की इच्छा भगवान की इच्छा होती है। सी कैन दो एवरी फेस टू डिस्कॉल, तब आप सहनशील हो जाते हैं, आप प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, आप खुशनुमा हो जाते हैं, हर तरफ आप खुशी फैलाते रहते हैं। तो कवि कहता है ये सब जब मेरी बेटी में आएगा तो सी कैन दो एवरी फेस टू डिस्कॉल, चाहे उस पर हर कोई गुस्सा करे, स्कॉल यानी गुस्सा करना, चाहे उस पर हर कोई गुस्सा करे, एंड एवरी विंडी क्वार्टर हाउल, चाहे हर कोई उस पर गुर्राए, चाहे हमेशा उसके सामने मुसीबतें आएँ, और एवरी बेलोज बर्स्ट बी हैप्पी स्टिल, पर मेरी बेटी हमेशा खुश रहेगी अगर वो सहनशील है, अगर वो सबसे प्यार करने वाली है।
एंड मे हर ब्राइड ग्रूम ब्रिंग हर टू ए हाउस, और मैं चाहता हूँ कि उसका जो दूल्हा है उसे एक ऐसा घर मिले वेयर ऑल इज़ अकस्टम्ड, जहाँ पे सब कुछ परंपरा से हो, सेरेमनियस हो सब कुछ। अकस्टम्ड एंड सेरेमनियस क्रिश्चियन परंपराओं के लिए यहाँ पे रेफर हुआ है कि ऐसे घर में उसकी शादी हो जहाँ पे धार्मिक परंपराओं का निर्वहन किया जाए। फॉर एरोगेंस एंड हेटर्ड आर द वेयर, क्योंकि एरोगेंस यानी घमंड, हेटर्ड यानी नफरत, तो घमंड और नफरत मेरी बेटी में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो पेडल्ड इन द थोरोफेयर्स, जो इंसान का खात्मा कर देती हैं। हाउ बट इन कस्टम एंड इन सेरेमनी आर इनोसेंस एंड ब्यूटी बोर्न, और इनोसेंस और ब्यूटी जो है वो कस्टम और सेरेमनी में ही पैदा होती है। धार्मिक परंपराओं का निर्वहन जहाँ होता है उसी घर में पैदा होते हैं। आगे कवि कहता है कि सेरेमनी इज द नेम फॉर द रिच हॉर्न, सेरेमनी मतलब समृद्ध, एंड कस्टम फॉर द स्प्रेडिंग लॉरल ट्री, और कस्टम होता है उन परंपराओं का निर्वहन, उनको आगे बढ़ाए ले जाना। तो ये कविता जो है फ्रॉम माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर से ली गई है और ये 1921 में पब्लिश हुई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।